हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के लिए क्लास 12 के एग्जाम के लिए परख का जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर का आज हम लोग बिजनेस स्टडी का सेट 1 को सोल्व करने वाले हैं। और आप लोग को घबराना नहीं है। बिजनेस स्टडी का जितने भी सेट्स है उन सारे सेट्स को करवाएंगे। अकाउंटेंसी का सारे सेट्स को करवाएंगे। इंग्लिश खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स बाकी है, इकोनॉमिक्स का भी करवाएंगे, ईटीपी का भी करवाएंगे। जितने भी सेट्स आए हैं सारा सेट्स को हम 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट करवा देंगे। 2-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ एआई बोट करके कुछ होता है। अब पता नहीं हमको वो क्यों हो रहा था। हम जब भी वीडियो अपलोड करते थे वो वीडियो किसी और लैंग्वेज में अपलोड हो जाता था। हम हिंदी में वीडियो बनाते थे और वो पता नहीं कोई अजीब-अजीब भाषा में वो वीडियो अपलोड हो जा रहा था। बीच-बीच में पूरा ग्लिचेज आ जा रहा था। अचानक स्क्रीन में पूरा मतलब रिफ्लेक्ट टाइप का करने लग रहा था, ठीक है? इसीलिए हमको 7-8 वीडियोज़ अपलोड करके हमको पेंडिंग पड़ गया और हमको धीरे-धीरे सबको डिलीट करना पड़ा। ठीक है, चलो लेकिन अब फाइनली जो है वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, तो चलो अब एक-एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो समय नहीं गँवाते हैं, हम हर एक चीज़ को अच्छा से कराएँगे। कुछ-कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सही आंसर को बनाएँगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लेवल्स इन मैनेजमेंट? बोल रहा है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो हमको पता है प्रबंध के जो है वो 3 स्तर होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, इस तरीके का होता है हम लोगों का। सबसे ऊपर में हम लोगों का होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और नीचे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ध्यान से ये समझना, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर में बेसिकली होता कौन है? तो उच्च स्तर में होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चेयरमैन होता है, ये सब टॉप लेवल में होता है। मिडिल लेवल में होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर और डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। लोअर लेवल में आपका होता है सुपरवाइजर होता है, फोरमैनशिप होता है और क्लर्क होता है। अब इसी में आपको 3-4 चीज़ों को और क्वेश्चन को घुमा-घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम पंक्ति के प्रबंध किस स्तर में आते हैं? मतलब फर्स्ट लाइनर मैनेजर किसमें आता है? तो याद रखना फर्स्ट लाइनर मैनेजर जो है वो निम्न स्तर पे यानी कि लोअर लेवल पे होता है ऐसा। ये होता है फर्स्ट लाइनर, ये होता है सेकंड लाइनर और ये होता है आपका थर्ड लाइनर। अगर आपको पूछा सुपरविज़न कहाँ पाया जाता है? तो बोलना सुपरविज़न यानी कि पर्यवेक्षक लोअर लेवल में पाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा कि पर्यवेक्षक जो है वो किसके बीच की कड़ी है? जो आपको कंटिन्यू 2 साल 2023 और 2024 के एग्जाम में पूछा था कि सुपरवाइजर किसके बीच का कड़ी है? तो सुपरवाइजर होता है आपका लोअर लेवल में, तो लोअर लेवल में है और नीचे होता है नॉन प्लेटफ़ॉर्म लेवल, गैर प्रबंधकीय स्तर। तो ये जो सुपरवाइजर जो यहाँ पे होगा, सुपरविज़न वो किसके बीच का कड़ी होगा? तो वो मिडिल लेवल और आपका नॉन मैनेजरिकल लेवल यानी कर्मचारियों के बीच का कड़ी होता है। इसको आप याद रखोगे, ठीक है? आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज बोला गया है विकास का उद्देश्य है। बोला जा रहा है कि विकास क्यों किया जाता है? तो याद रखना विकास इनमें से सभी चीज़ों के लिए ऑल ऑफ दिस के लिए विकास किया जाएगा। ज्ञान को बढ़ाना है, बेहतर काम करवाना है, प्रमोशन कराने का चांसेस देना है उन लोगों को सबके लिए। इंक्रीज करना है नॉलेज को, अच्छा से परफॉर्मेंस बढ़ाना है और अपॉर्च्युनिटी को बढ़ाना है ताकि वो आगे और प्रमोशन ले सके। इसीलिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टाफिंग इज नियुक्तिकरण है। तो याद रखना स्टाफिंग जो है उसका मतलब होता है टू अपॉइंट ए पर्सन ऑन वर्क यानी नियुक्तिकरण का मतलब होता है व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करना यानी संगठन के अंदर जो भी पद खाली है उन खाली पदों को योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, अपॉइंट ए राइट पर्सन टू ए राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ना यहाँ पे थोड़ा लोचा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको बोल रहा है द ऑर्गेनाइजेशंस स्टेप्स आर संगठन प्रक्रिया के चरण है। अब अगर आप लोग बिजनेस स्टडी का बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो संगठन के स्टेप हैं यानी स्तर पर संगठन के जो चरण है वो आपको 4 ही स्टेप वहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब आप इसका ऑब्जेक्टिव ढूँढोगे तो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर मिलेगा 8। ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलेगा 8, बुक में भी 8 मिलेगा, इंटरनेट में भी 8 मिलेगा, हर जगह 8 मिलेगा। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सबको क्लासिफाई करके 4 को बताया गया है। लेकिन अगर आपको बुक का आंसर देखना है, इंटरनेट का आंसर देखना है, तो सब जगह आपको इसका आंसर 8 मिलेगा, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसको समराइज़ करके 4 बनाया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? हम बोल रहे हैं एग्ज़ाम में आप 8 लिखना। और अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि कुंटज और ओडेनोल के अनुसार प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो बोलना कुंटज और ओडेनोल के अनुसार प्रबंध के कुंटज और ओडेनोल के अनुसार संगठन के कितने चरण हैं?
हाउ मेनी लेवल्स इन्वॉल्व्स या हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो बोलना 7। ठीक है। आगे, डेलीगेशन कैन बी डन फॉर, डेलीगेशन कैन डन ओनली फॉर अथॉरिटी, भरार्पण किया जा सकता है सिर्फ अधिकारों का। भरार्पण का मतलब होता है संगठन के उच्च स्तर के लोग जब अपने अधीनस्थों को यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को जब अपना कोई राइट्स दे देता है। जैसे मान लो कि अगर हम एक स्कूल के टीचर हैं, सपोज है नहीं, हम बस समझा रहे हैं, हम एक स्कूल के टीचर हैं। अब मान लो कि अगर हम उस क्लास से बाहर जा रहे हैं, तो हम उस क्लास में एक मॉनिटर को रख देंगे ताकि क्लास में बच्चे लोग बदमाशी ना करें। तो हम अपने नीचे जो मॉनिटर को रखेंगे, हम उसको अपना कुछ-कुछ राइट्स भी देंगे। तो इसी को कहा जाता है डेलीगेशन यानी कि भरार्पण, और ये सिर्फ अधिकारों का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ बजट्स आर, बजट के प्रकार होते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बुक का आंसर में जाएँगे तो याद रखना बजट 4 प्रकार का होता है। बजट कितने प्रकार का होता है आपका? 4 प्रकार का। ये आंसर 20 दिया हुआ है जो गलत है। बजट कितने प्रकार का होता है? 4। लेकिन अगर आप उसको समराइज़ करोगे बजट को कंट्रोलिंग का चैप्टर में, तो आपको दिखेगा बजट 2 तरीके का, एक डिपार्टमेंटल बजट और एक मास्टर बजट। एक विभागीय बजट दिखेगा और एक आपको दिखेगा मास्टर बजट, लेकिन उसके अंदर आपको 4 बजट दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग इज, प्लानिंग किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या सबके लिए? सबके लिए भाई। नियोजन आप अल्पकाल के लिए भी कर सकते हो, मध्यकाल के लिए भी और दीर्घकाल के लिए, हमेशा के लिए आप नियोजन कर सकते हो। किसी भी समय आपको नियोजन करना है, आप बेझिझक नियोजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में प्लानिंग इज ए डॉट डॉट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण होता है, क्योंकि हम सबको पता है ना, याद है ना, मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होता है? पोस्ट डीसी। मैनेजमेंट का फंक्शन होता है पोस्ट डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और सी फॉर कंट्रोलिंग। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम लोगों का नियोजन यानी प्लानिंग, और सबसे लास्ट स्टेप होता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आर, तो जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बनाया गया था उस समय, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया में बना था जुलाई 1991 को, उसमें 3 चीजों के ऊपर डिसीजन लिया गया था। एल पी जी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नवीन आर्थिक नीति जिसका जिसका निर्माण भारत में 1 जुलाई 1991 को किया गया था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन तीनों ही चीजों के ऊपर डिसीजन लिया गया था और ये 3 चीजों को बनाया गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट डॉट इज कंपलसरी फॉर एडवर्टीजमेंट, अगर हमको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक्सपेंडिचर, खर्चा करना होगा, एफर्ट्स, थोड़ा मेहनत भी करना होगा, या दोनों? भाई दोनों चाहिए। विज्ञापन के लिए व्यय और प्रयास दोनों का होना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, अब निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन, जिसको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलते हैं? अब ध्यान से समझना, विक्रय संवर्धन यानी कि सेल प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के ऐसा कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसका मेन मोटिव है मेरा प्रोडक्ट, मेरा सेल को बढ़ाना। एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मेन मोटिव है सेल बढ़े, विक्रय बढ़े मेरा, तो उसी को कहा जाता है सेल्स प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन। अब एडवर्टाइजमेंट के अलावे और क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के अलावे डिस्काउंट दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री सैंपल में गुड्स को बांट सकते हैं, पर्सनल सेल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिसका मेन मोटिव है सेल बढ़ना। डिस्काउंट दे दिए कस्टमर्स को, ऑफर दे दिए, बाय टू गेट वन फ्री, 2 खरीदो 1 फ्री लेके जाओ, फ्री सैंपल में गुड्स को बांट दिए, इसके बाद सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये सारा चीज मेरा आता है। तो इसमें रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ये सब शामिल होगा। ठीक है, छूट देना, कटौती देना, उत्पादन संयोग और ये सभी, इनमें से सभी, ये सब मेरा सेल्स प्रमोशन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन इज, यानी प्रमोशन करने का सबसे कॉस्टलीस्ट चीज क्या होता है? तो वो होता है पर्सनल सेलिंग। प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन होता है व्यक्तिगत विक्रय। इन चारों में से सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो पर्सनल सेलिंग करते समय हम लोगों को करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर, अगर हम एक अच्छा ब्रांड बना रहे हैं तो वो ब्रांड क्या होना चाहिए? शॉर्ट नेम वाला होना चाहिए, सही बात है। मेमोरेबल होना चाहिए, सही बात है। अट्रैक्टिव, सही बात है। इनमें से सभी, जब कभी भी हम लोग एक अच्छे ब्रांड को रखेंगे तो उसका नाम छोटा होना चाहिए, आसानी से याद करने वाला, स्मरणीय होना चाहिए, आकर्षण, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इनमें से सभी। देखो, कोई भी कंपनी जब अपने ब्रांड का नाम रखता है ना, इसका राइट आंसर डी होगा। कोई भी कंपनी जब अपने ब्रांड का नाम रखता है तो ऐसा नाम रखता है कि नाम छोटा हो, लोगों को आसानी से याद हो जाए, लोग उसकी ओर आकर्षित हो। जैसे देखो, टाटा, बाटा, टाटा, बाटा, आटा, डालडा, जियो, ये सब इतना छोटा-छोटा नाम है कि लोग सुन करके ही उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक है? तो ब्रांड हमेशा इसी तरीके का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बोला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए जरूरी है? सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर, या सबके लिए? भाई सबके लिए, क्योंकि एक मार्केटिंग से सब लोगों को तो फायदा मिलेगा। विपणन अवधारणा का महत्व समाज के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए भी है, और उत्पादकों के लिए भी है, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेनिंग इज ए डॉट डॉट प्रोसेस, तो याद रखना ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है? प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्यों सतत प्रक्रिया? क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना बच्चा लोग, वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है? ट्रेनिंग हमेशा चलता रहता है, इसलिए ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट डॉट इज ए मेंटल प्रोसेस। अब देखो, एक मानसिक कार्य क्या है? अब अगर आप इसका आंसर ढूंढोगे ना तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए मेंटल वर्क, प्रोडक्शन इज ए मेंटल वर्क, प्रोडक्शन इज ए मेंटल वर्क। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर जो है, हमको भी जो लगता है इसका आंसर एक्चुअल में होना चाहिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए मेंटल वर्क, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आपको कई सारे चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। एक मानसिक कार्य है, क्या मानसिक कार्य है? एक प्रबंध एक मानसिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब लोगों को, मजदूरों को काम कराया जाता है तो उसके काम के घंटों में उनके वर्किंग आवर्स डिक्रीज होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य घंटों में क्या होती है? कमी होती है। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रबंध के दो सिद्धांत होते हैं। प्रबंध अगर हम मैनेजमेंट का बात करें, प्रबंध अगर हम मैनेजमेंट का बात करें तो यहाँ पे दो सिद्धांत हम लोगों का आता है। एक होता है प्रबंध के सिद्धांत, जिसको प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत बोला जाता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा होता है हम लोगों का वैज्ञानिक प्रबंध। दूसरा क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध, यानी कि जिसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का पिता हेनरी फ्योल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी फ्योल, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, जिन्होंने जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने एक किताब में इसके बारे में बताया था, जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ जर्नल इंडस्ट्री करके कुछ था। अरे भाई, अचानक दिमाग से उतर गया। अच्छा ठीक है, हम इसको नीचे कमेंट कर देंगे उन्होंने क्या बुक में बताया था। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था, और उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में 1913 में वैज्ञानिक प्रबंध को उन्होंने खोजा था। और हेनरी फ्योल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, यानी कि एक खनन अभियंता थे, माइनिंग इंजीनियर थे, और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर। इतना चीजों को याद रखना, इतना के ऊपर एमसीक्यू 110% एग्जाम में पूछेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से इसको याद रखना। ठीक है? इरेज कर रहे हैं इसको, इतना याद रखना। हम यहाँ इनका जो बुक था, उस बुक का नाम हम नीचे बताते हैं। हाँ, जर्नल इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट करके था कुछ, जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट करके कुछ था। ठीक है? हम बता देंगे अभी नीचे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग आगे टॉपिक पे। ठीक है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से जब लोगों को काम कराया जाता है तो उससे काम करने के घंटों में कमी आती है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का यूज हो रहा है। मशीन से काम करेगा तो समय कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, इंडिया में मैनेजमेंट का होना एकदम नेसेसरी है, एकदम जरूरी है। भारत में प्रबंध का होना आवश्यक है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, एन एंटरप्रेन्योर्स एंटर इन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश बाय, एक
एंटरप्रेन्योर में जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। उपक्रम में संगठन की स्थापना उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम्स टू इफेक्ट? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2020 में। 2019 में बना था लेकिन लागू होते होते 2020 हो गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर। तो डायरेक्शन का मेन एलिमेंट 4 गो होता है। निर्देशन के प्रमुख अंग कितने गो होते हैं? 4 गो होते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने गो होते हैं? 4 गो। कौन कौन? डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? ये होता है 4 एलिमेंट्स। ठीक है, एक होता है हम लोगों का लीडरशिप, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है कम्युनिकेशन और चौथा होता है हम लोगों का सुपरविजन। यानी कि ये जो हम लोगों का निर्देशन है उसमें जो 4 अंग होते हैं वो होता है हम लोगों का नेतृत्व, दूसरा होता है अभिप्रेरण, अभिप्रेरण, तीसरा होता है हम लोगों का संप्रेषण जिसको संदेश वाहन भी बोल सकते हैं हम लोग, और सबसे लास्ट में होता है हम लोगों का आपका पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। ठीक है, ये 4 चीज हम लोगों का होता है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होता है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बोल रहा है ए मैनेजर इज, एक मैनेजर क्या होता है? तो एक मैनेजर लीडर होता है। प्रबंधक होता है, प्रबंधक क्या होता है? एक नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सुपरवाइजर इज द वर्कर। सुपरवाइजर्स क्या होता है? तो ये वर्कर्स के लिए फ्रेंड भी होते हैं, गाइड भी करते हैं उन्हें, फिलोसोफर भी होते हैं, सब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पर्यवेक्षण कर्मचारियों के मित्र भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होता है और दर्शक भी होता है, इनमें से सब होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिकेशन शुड बी। जब कभी भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, संप्रेषण हमेशा उचित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया था, प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने बताया था, वो अपने आप में क्या नहीं थे? तो याद रखोगे वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं था। बाकी यूनिवर्सल है क्योंकि वो सब जगह लागू होता है, फ्लेक्सिबल है उसको बदल सकते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? तो प्रबंध के सिद्धांत जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय का होना आवश्यक है क्योंकि समन्वय ही प्रबंध का सार होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्री इज ऑफ। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक क्या है? फिजिकल रिसोर्सेस होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेस होना चाहिए, इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, या सब होना चाहिए? देखो यहां ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। अगर ये ऑल ऑफ दिस नहीं रहता और इसके जगह अगर कुछ और ऑप्शन रहता तब मेरा राइट आंसर होता हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्योंकि किसी भी देश के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी इफेक्टिव मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के अलावे क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस भी चाहिए? हाँ सर चाहिए। ये नहीं होगा तो देश विकास होगा कैसे? ठीक है, देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक है इनमें से सभी। भौतिक संसाधन भी होने चाहिए, आर्थिक संसाधन, और उनका कुशलतम उपयोग भी होना चाहिए। अगर उपरोक्त सभी वाला ये ऑप्शन नहीं रहता, इसके अलावे कुछ और रहता, तो हम ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक मारते। ठीक है, लेकिन यहां चूंकि ऑल ऑफ दिस हमको बोल रहा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा। ठीक है, मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों होता है, आर्ट एंड साइंस बोथ। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है, तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। कंट्रोल किस तरीके का एक्टिविटी है? तो कंट्रोल एक कॉस्टली एक्टिविटी है। नियंत्रण एक महंगी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसके लिए खर्चा करना होता है। 30 नंबर, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोल मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे लास्ट में आता है। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म हो गया।
अब समय नहीं गवाते हैं, हम आप लोगों को सब्जेक्टिव के बारे में कल भी समझाए थे, कैसे लिखना है, हम अभी फिर से समझा दे रहे हैं कैसे लिखना है। आपको टोटल 8 गो क्वेश्चन पूछेगा 2-2 मार्क्स के लिए, 8 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 12 नंबर आपको क्वेश्चन पूछेगा वेरी शॉर्ट टाइप। इन सब का आंसर आपको बहुत बड़ा-बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है। कम से कम 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस लिख दो, वो बहुत है। और हम सजेस्ट करेंगे कि इन ये जितने भी क्वेश्चन्स हैं, अगर इसका आंसर जो नीचे दिया है, आपको अगर वो लिखना है, वो याद करना है तो करो, नहीं याद करना है तो आप अपने शब्दों में इसको लिखना, तो भी आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन ईज़ी-ईज़ी पूछा है, बोला व्हाट इज़ मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड, ब्रांड से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसके बाद कितने टाइप्स के इंसेंटिव होते हैं? प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार कौन-कौन से? 2 तरीके का इंसेंटिव मेरा होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, मौद्रिक अभिप्रेरण, गैर मौद्रिक अभिप्रेरण। व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल क्यों किया जाता है? तो इसी तरीके का 2-2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। हम ये चीज़ तो देखो समय बहुत कम है। अगर हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखवाएँगे, याद करवाएँगे ना, आप याद भी नहीं करोगे, याद होगा भी नहीं और टाइम बहुत लॉस होगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कम से कम 1-2 मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस आप लोग करो। अपने शब्दों में लिखो, कुछ भी लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, कैसे भी लिखो और लिखने के बाद हमको टेलीग्राम पे मेरा जो नंबर है उसमें भेजो। हम आप लोगों का आंसर कॉपी चेक करके बताएँगे कि देखो तुम लोग जो लिख रहे हो ऐसे लिखो, ऐसे होगा, वैसे लिखो, ऐसे होगा। हम गाइड करेंगे। तो प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम में बैठना आप लोग का है। फिर आप लोगों को यहाँ पे 4 आप लोगों को यहाँ पे ये 5-5 नंबर का देखो यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। अरे भाई 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया? 2 के बाद डायरेक्ट कैसे भाई? ये 12 नंबर इधर हुआ, 12 के बाद 20 नंबर यहाँ हुआ, तो बाकी कहाँ गया? ये पगला गया है, ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन देबे नहीं किया। 12 और 20 करेंगे तो 32 हुआ, तो 18 नंबर कहाँ गया? 3-3 नंबर के लिए 3-3 नंबर के लिए 6 क्वेश्चन गायब कर दिया ये। दिया ही नहीं 6 क्वेश्चन कि हम ही लोग गलत देख रहे हैं भाई। 8 गो क्वेश्चन है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4 अरे पगला गया है ये। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा-अच्छा क्वेश्चन्स यहाँ पे निकाल करके दिया है। ये देखो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में दे रहा है यहाँ पे विपणन के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें, मार्केटिंग फंक्शन को बताओ, वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए, इनके महत्व को समझाइए, नियोजन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, विक्रय तथा विक्रय संवर्धन में परिभाषा। हम आप लोगों को पिछले साल वाला बैच में चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवाए थे ना, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। सब चीज़ हम आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है? रुको देखते हैं नीचे क्या लॉन्ग क्वेश्चन और है। ये तो इसका आंसर हो गया ना? आंसर हो गया और तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नीचे नहीं होगा? ठीक है। तो ये इसका आंसर की था जो ऊपर हम लोग बनाए थे कुछ-कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से गलत था। ठीक है ना? तो आप जितने भी मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उसी आंसर के चक्कर में मत रहना कि यहाँ जो आंसर लिखा है वही आंसर सही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो ये हम लोगों का सेट 1 खत्म हो गया, धड़ाधड़ सेट 2, सेट 3, सेट 4 जितना भी सेट है, आज ही हम आप लोगों को खत्म कर देंगे ताकि उसके बाद अकाउंटेंसी हो गया या ईटीपी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया और बाकी सब्जेक्ट्स हम आप लोगों को करा सकें।